सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स टीम पे। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। सभी बच्चों के लिए ये ज़रूरी है, सभी नागरिक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और आप अपने अधिकारों को जानते हैं। उसको एक बार फिर से मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग चुनाव बूथ पे जाएं और अपने मत का अधिकार करते हुए उस सरकार को चुनें जो समाज कल्याण की बात सोचती है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। इस बोर्ड पे आप देख रहे होंगे इतनी सारी बातें लिखी हैं। तो आने वाले कंपटीशन के लिए जो बच्चे यूपीएससी का, बीपीएससी का और स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन दरोगा का और रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर ये बातें एक बार पढ़ लेते हैं आप लोग छोटे से वीडियो में, तो आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा और ये डेटा आपको सभी एग्ज़ाम्स में काम देंगे। और उन बच्चों के लिए जो मेंस राइटिंग कर रहे हैं बीपीएससी का और यूपीएससी का, उन बच्चों के लिए खास करके ये और ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सबसे पहले बात करता हूँ कि इसकी स्थापना कब होती है। 25 जनवरी 1950 को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को। वहाँ से याद रखना है आप लोगों को कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, यानी चुनाव आयोग जो है आया था हमारे इंडिया में अस्तित्व में। फिर ये जो चुनाव आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट मीन्स कि ये एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख है। इसमें आर्टिकल्स दिए हैं। तो आर्टिकल्स जब भी दिए हैं तो आर्टिकल किस में लिखे रहते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। जब इलेक्शन कमीशन बना तो इसके फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इनका चुनाव जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिलता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रसाद पर्यंत इस पद को होल्ड करते हैं। अभी वर्तमान में राजीव कुमार इसके चेयरपर्सन हैं। इट मीन्स अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो है राजीव कुमार। और इनके साथ दो और सहयोगी हैं, जिनमें पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे व्यक्ति हैं सुखबीर सिंह संधू। तो ये सपोर्टिंग मेंबर होते हैं और इस तरह से 3 मेंबर्स का ये इलेक्शन कमीशन जो है आयोग है। बात करते हैं हम लोग कि जब चुनाव होता है तो चुनाव का क्या मोटो होना चाहिए, कैसे कैसे लोग हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जैसे सीईओ मिलेंगे, डीईओ मिलेंगे, आरओ मिलेंगे, ईआरओ मिलेंगे, फिर पीओ मिलेंगे और सुपरवाइज़र मिलेंगे। इन सब का रोल क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो सबसे पहले हैं चीफ ऑफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो 1 नंबर पे होते हैं, यानी राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं। वहीं डीईओ की बात करें तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति होते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। वही बात करें हम लोग आरओ की, तो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। मैं बात करूं अगर ईआरओ की, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रार और ऑफिसर जो होते हैं, इनका भी अहम रोल होता है। जब डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं हम लोग तो बहुत सारे ऑफिसर देखने को मिलते हैं, ये वही सभी ऑफिसर हैं।
फिर यहाँ पे पीओ होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस चुनाव को कंडक्ट करवाते हैं हर बूथ पे। सुपरवाइज़र जो होते हैं, बहुत सारे सुपरवाइज़र होते हैं। सुपरवाइज़र में अनेक प्रकार के सुपरवाइज़र पाए जाते हैं जो चुनाव को कंडक्ट करवाने में अपना अहम योगदान देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है यानी चुनाव आयोग है, इसके बारे में संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है। तो भाग 15 यानी पार्ट 15 में चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इट मीन्स कि ये इसका कहीं जिक्र होगा हमारे संविधान में। संवैधानिक निकाय होने के कारण इसका पार्ट 15 में उल्लेख है और यहाँ पे आर्टिकल 324 से 329 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल्स में क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो होती है उसका मेन मोटो क्या होता है। मेन मोटो होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो कैसे हो, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में हमारे संविधान में। यानी फेयर और फ्री इलेक्शन हो, इस बात के लिए सबसे पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट 1971 में आता है, जो 5th लोकसभा इलेक्शन था उसमें फेयर और फ्री इलेक्शन हो, इस बात को कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा लागू कराया गया। उसके पहले भी फेयर और फ्री इलेक्शन होते थे, बट क्या होता है कि मानसिकता जो है लोगों की चेंज होती रहती है और उस मानसिकता से कैसे हम लोग बाहर निकले उसको समझाने के लिए 1971 में एक कोड ऑफ कंडक्ट आता है, जिसका मकसद था कि अगर कहीं बुराइयां हो रही हैं, कहीं कुछ दिक्कत है, मेल इलेक्शन कहीं हो रहा है, तो उसको एबॉलिश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो याद रखेंगे 1971 और 5th लोकसभा इलेक्शन में ये लागू किया गया था। अब जब यहाँ पे चुनाव आयोग है तो इसकी एक मतदाता सूची होती है। ये मतदाता सूची जो होती है यानी इलेक्शन लिस्ट जो है पूरे भारत के लिए एक ही होती है। इवन कि वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इन दोनों के लिए या और भी जो चुनाव होते हैं उपचुनाव, चुनाव, उन सब के लिए एक ही मतदाता सूची होती है। और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू किया जाता है। क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? तो हर वो व्यक्ति जो 18 ईयर्स का हो चुका है वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसको अपना एक वोटर आईडी कार्ड बनवाना होता है। आपको सिर्फ चुनाव आयोग के साइट पे जब ये डेट अनाउंस होंगे उस समय आपके यहाँ अधिकारी आते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं और आपका नामकरण होता है, फिर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो इलेक्शन होता है इसमें मतदान गुप्त होता है, यानी मैं अगर वोट दूं, अभी इलेक्शन होने वाला है, मेरा वोट हिडन रहेगा। ये नहीं बताया जाएगा कि मैंने किसको वोट दिया है। मैं किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को वोट करूं तो ये हिडन रहेगा। इसे ही कहते हैं हम लोग गुप्त मतदान। पहले जब मतपत्र होते थे 1990 के पहले मतपत्र होते थे, यानी यहाँ पे इलेक्टोरल जो थी बैलेट्स होती थी और इस समय कुछ बुराइयां भी आ गई थी, जैसे कि पहले से ही पर्ची को छाप देना, पहले से ही वहाँ ठप्पा लगा देना। उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिल करके ईवीएम तैयार किया, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार किया।
1977 में ये बात सामने आई और इसके लिए कार्य शुरू हो गया। फिर इन दोनों कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल करके ये ईवीएम के मैन्युफैक्चरिंग में काम किए। 1982 में ईवीएम जब बन करके तैयार हो गया था तो केरला में ये पहली बार काम में लाया गया और ये ट्रायल ही था। फिर 1988 में ये जो है ईवीएम राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इससे वोट करवाए गए। आगे देखते हैं हम लोग कि 2001 में क्या होता है कि कुछ पार्ट थे तमिलनाडु का और वेस्ट बंगाल का, वहीं केरला का, तो इन हिस्सों में 2001 में इलेक्शन हुए। लेकिन फाइनली 2004 में क्या हुआ कि 543 जो सीट्स हैं उन सभी सीट्स के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। तो ईवीएम इस बार संपूर्ण तौर पे पूरे भारत में इस्तेमाल होने लगा। फिर जो है इस पे कुछ एलिज्ड फॉल्टी ईवीएम की भी चार्जेज लगे। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई थी। अब क्या बातें थी उसके जड़ में नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग का जो मोटो है वो है पढ़ाई करना, तो उस बात को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बाकी जो एलिज्ड होंगे उन पे कार्रवाई होगी, नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे उस बात को भी मैं आपके सामने रखूँगा। आप समझिएगा कैसे ईवीएम काम करता है, इसमें एलिज्ड होने का चांस कितना % है, वो सब बातें हम लोग करेंगे। तो एलिज्ड फॉल्टी जो ईवीएम थी इसके लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। फिर उसको 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक वीवीपैट करके लाती है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल्स, यानी मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है मैं उस वोट को एक पेपर पे भी वैलिड कर दूंगा और जब काउंटिंग होंगे तो वो ईवीएम मशीन के तथा ये जो मैंने वीवीपैट पे वोट दिया है वो दोनों ट्रायल किए जाएंगे, यानी मैचिंग की जाएगी कि ये वोट सही मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपके पास एक खाका रहेगा कि आपने किसको वोट दिया है। इस तरह से ये वीवीपैट काम किया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ इसके एलिज्ड होने की टॉलरेंस जो है उसमें क्या है। तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें बैटरी होता है, बैटरी इनबुल्ट होता है, इसका कोई इंटरनेट कनेक्शन या किसी गैजेट से कनेक्शन नहीं होता है। तो पहला इनबुल्ट है तो ये किसी से ये एलिजिबली कनेक्ट नहीं होगा। नो इंटरनेट है इसमें, नो इंटरनेट है इसमें, यानी इंटरनेट से नहीं है तो इसको कोई हैक कर नहीं सकता है। जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे को आप अटैची में ला करके घर रख दीजिए, जो भी पैसे हैं 5,000, 10,000, 20,000, तो फिजिकली जब तक उसको नहीं चुराया जाए वर्चुअली उसको नहीं चुराया जा सकता है, यानी उसकी हैकिंग नहीं हो सकती है ऑनलाइन। तो इस तरह से जो ईवीएम है इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये किसी सिस्टम से एडअप नहीं होता है, यानी जैसे कंप्यूटर से जोड़ना है या इन चीज़ों से, तो ये होता नहीं है। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, इसको मेल फंक्शंस नहीं कर सकते हैं, तो ये सिक्योर है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि ये जो हम लोग के आर्टिकल्स होते हैं भाग 15 में, ये किस बात के लिए हैं और क्यों ज़रूरी है। तो आर्टिकल 324 में देखते हैं हम लोग चुनाव कार्य, यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो आयोग अपने चुनाव कार्य को संपादित करेगा और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हम लोग को, संविधान में। तो ये बात किस में है, आर्टिकल 324 में ये बातें दी गई हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 325 की 325 की, तो ये है धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पे कोई व्यक्ति
वोट देने से वंचित नहीं रह सकता है, या वो क्लेम भी नहीं कर सकता है कि मैं वोट देने के काबिल हूँ। इसके अलावा उसको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा मतदाता सूची में। फिर आर्टिकल 326 देखते हैं हम लोग, 326। इसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव जो होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे होगा, यानी इनके बिहाफ पे होगा, यानी यही लोग क्या करेंगे, उसको वो वोट में पार्टिसिपेट करेंगे। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, तो यहाँ हम लोगों ने बात की थी कि हर व्यक्ति जो 18 ईयर्स पार कर चुका है या उतना उम्र का हो गया है तो वो वयस्क मताधिकार में आ गया है, वो वोट कर सकता है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 327, यानी चुनाव के प्रावधान जो होंगे वो संसद द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे, यानी जो भी प्लान बनाना होगा, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, सुधार होंगे, वो संसद इसमें कर सकती है, यानी ये संसद के पास पावर है। वहीं आर्टिकल 328 की बात करें, यानी 328 की, तो इसमें चुनाव के प्रावधान जो होंगे राज्य विधायिका के हाथों में होंगे, यानी इनकी इसको बनाने की शक्ति राज्य विधायिका के पास होगी। आर्टिकल 329 की बात करें हम लोग, तो चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों की जो है अहस्तक्षेप की नीति रहेगी, यानी वे लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 329A देखते हैं हम लोग, जो निरस्त हो चुका है, यानी ये हटाया जा चुका है। आखिर ये था क्या, उस बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है जो निरस्त हो चुके हैं। इसमें पीएम और स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, उनके चुनाव के संबंध में जानकारी इसमें कि उनका चुनाव कैसे हो। जैसे जो पार्टी मेजोरिटी में आई है वो पार्टिसिपेट करेगी किसमें, पीएम बनाने में। अब उसमें से कौन पीएम बने, इस बात के लिए उसका चुनाव कैसे हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चुनाव जो हुआ है, तो पहली बार चुनाव कब हुआ और ये कैसे कैसे बातें आगे बढ़ी हैं। तो सबसे पहले चुनाव 1952 में हुआ और ये पहला चुनाव था। इसमें 489 मेंबर्स जो थे, इतनी सीटें थी, 489 सीटें। इसमें से कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, वहीं वामपंथी को 27 सीट, समाजवादी पार्टी को 12 सीट, केएमपीपी को 9 सीट और वहीं जनसंघ को 3 सीट मिले हुए थे। तो सिर्फ कितने पार्टियां थी, 1 2 3 4 5, 5 ही मेजर पार्टियां थी जो इसमें सीट जीत करके आई थी। इस समय 1874 जो थे मतदाता बोल रहा हूँ, उम्मीदवार जो थे वो कैंडिडेट खड़े हुए थे। उनमें से ही जो पीएम बने अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इस समय मतदाताओं की संख्या 173.21 मिलियन थी और वोटिंग का जो परसेंटेज था वो था 45.7%, यानी 45.7%। अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, तो वो 17वां लोकसभा चुनाव था और इसमें 543 सीट्स के लिए ये हुआ था। इस 543 में भाजपा को 303 सीट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 52। देखिए कितना का अंतर है यहाँ और यहाँ, कितने का अंतर है, काफ़ी का अंतर है। डीएमके को 23 सीटें मिली थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें, शिवसेना को 18, जेडीयू को 16, बीजेडी को 12 सीट, बीएसपी को 10 सीट, टीआरएस को 9 सीट, एलजेपी को 6 सीट, एनसीपी को 5 सीट और एसपी को 5 सीट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी पार्टियों ने यहाँ जीत हासिल की थी। भाजपा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 पार्टियाँ। जहाँ यहाँ पे 5 पार्टियों ने जीत हासिल की थी, यहाँ पे 13 पार्टियों ने जीत हासिल की थी। अब आगे क्या होता है कि हम हमेशा ही किसी को चुने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई नापसंद भी हम लोग का हो सकता है। तो उसके लिए एक नोटा का ऑप्शन आया 2013 में। राज्य विधानसभा का चुनाव जब हुआ एमपी, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में, तो इसको
वहाँ पे सबसे पहले ट्रायल के रूप में लिया गया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सभी के लिए लागू हो गया था, यानी पूरे स्टेट्स के लिए लागू हो गया था। अब 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1988 में। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 61वां संविधान संशोधन होता है 1988 में, और इसमें उम्र जो थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कुछ समितियों की बात करेंगे हम लोग, जो चुनाव का जो ये बात है उसको सही से करने के लिए, सुधार करवाने के लिए बनाई गई थी। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग तारकुंडे समिति की। तारकुंडे समिति जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति के समय, संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था 1974 में, तो उस समय इनके द्वारा एक गठित की गई थी। ये एक गैर सरकारी संस्था थी जो 1975 में अपनी रिपोर्ट जारी की। तो ये गैर सरकारी संस्था यानी ये पर्सनली जयप्रकाश नारायण ने बनवाई थी। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई, जो सुधार चाहती थी इलेक्शन कमीशन में, इसके लिए बनाई गई थी 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति। फिर बोहरा समिति 1993 में, जो अपराध और राजनीति का सांठगांठ था, यानी क्या होता है कि जब सरकारें होती हैं तो वो आपराधिक तत्वों को अपने टीम में शामिल करती हैं और वोटिंग में जनता को डरा करके उनसे वोट लेती हैं। तो इस बात के लिए 1993 में बोहरा समिति की स्थापना हुई थी। फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनाई गई थी, और इसका मेन मुद्दा क्या था वो समझते हैं। चुनाव खर्च सरकार द्वारा उठाया जाने के लिए, यानी जो चुनाव में खर्च आ रहा है वो किसके द्वारा उठाया जाए, सरकार के द्वारा उठाया जाए। फिर एमएन चलाया समिति बनाई गई 2002 से 2002 तक ये काम की थी, और इसका काम क्या था, संविधान कामकाज को देखना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क्स हैं उन चीज़ों को देखना। वहीं बात करते हैं हम लोग मोइली समिति की। तो मोइली समिति 2007 में बनाई गई थी, और इसका मेन उद्देश्य था शासन में नैतिकता लाना, यानी फेयर और नीट जो चीज़ें हैं उसको करवाना। आगे देखते हैं हम लोग तनख्वाह समिति, जो 2010 में बनी, और इसका काम था चुनाव कानूनों एवं सुधारों में अच्छा बात हो। लास्ट समिति देखते हैं हम लोग JS वर्मा समिति, जो 2013 में बनाई गई थी, और इसका उद्देश्य था आपराधिक कानून में संशोधन हो। तो इस तरह से हम लोग ये सारी बातें देखें। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने नहीं बताई है, मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे दल बदल अधिनियम होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। ओके, आप सभी इसको एक नहीं 2 बार सुने, देखें और फिर अपना कंसेप्ट क्लियर करें।